नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बहुप्रतीक्षित रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट की, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी इसकी चर्चा चल रही है कुछ दिनों से। रोहिणी कमीशन का गठन वर्ष 2017 के 2 अक्टूबर को हुआ था और उनको कार्य दिया गया था कि वे देखें कि केंद्र सरकार की नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन की क्या स्थिति है पिछड़े वर्ग के विभिन्न जाति समूहों के बीच, और दूसरा था कि क्या 27% आरक्षण को जाति समूहों में बांटा जा सकता है। तो 6 महीने का समय इनको दिया गया था, लेकिन नहीं हो पाया। 13 बार इनको एक्सटेंशन दिया गया और अंततः 31 जुलाई 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी को ये प्रतिवेदन सबमिट किया गया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर बातें आई हैं, ऑथेंटिक तो हम लोग भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें ये सूचना आई है कि रोहिणी कमीशन ने वर्ष 2018 में एक एनालिसिस किया था 1,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, और उसमें रोहिणी कमीशन ने पाया कि इसका 97% जो शेयर था वो सेंट्रल लिस्ट की जो भी ओबीसी जातियां थी उसमें से 25% जातियों को मिला था, और इनमें से भी 24.95% शेयर सिर्फ 10 जातियों को मिला था। इसी तरह उनका एक एनालिसिस था कि 983 जातियां ऐसी हैं जो कुल सूची का 37% है और उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, जबकि 994 जातियों का रिप्रेजेंटेशन 2.68% था। लेकिन जो रोहिणी कमीशन ने दिक्कत फेस की, उसके आलोक में वर्ष 2018 में ही रोहिणी कमीशन की ओर से एक पत्र गया था भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को कि बजट में प्रावधान किया जाए ताकि जातियों की आबादी की गणना हो, चूँकि वो बेस बनेगा रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको चूँकि माना नहीं गया। 2018 में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने एक घोषणा की थी कि 2021 का जो सेंसस होगा उसमें सभी जातियों की गणना की जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से बाद में चलकर भारत सरकार ने संसद में यह कहा कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें भी सभी जातियों की गिनती नहीं की जाएगी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो गिनती पूर्ववत होती है वही होगी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सभी जातियों की गणना सिर्फ 1931 में हुई, अंतिम, और उस 1931 के बाद किसी भी सेंसस में सभी जातियों की गणना नहीं की गई। और मंडल आयोग का जब गठन हुआ तो मंडल आयोग ने भी जो फिगर था वो उनके पास भी नहीं था, इसलिए 1931 की जनगणना को ही आधार माना गया। 1931 की जनगणना में अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी थी 52%। 1961 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार चूँकि सरकारी नौकरियों में या जो भी शिक्षण संस्थाओं में 50% का सीलिंग था, जो बाद में चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी चलकर इसको फैसलों में बतलाया, तो 15% आरक्षण मिल रहा था अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को, तो कुल मिलाकर 22.5%, और 22.5% में 27% जोड़कर अनुशंसा की गई कि 27% अन्य पिछड़े वर्गों का होगा, तो 49.5%। 2019 में यह प्रतिशत हो गया 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद 59.5%। तो अब जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही, चूँकि डाटा तो है नहीं रोहिणी कमीशन के पास, तो डाटा जब नहीं है तो एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं ही नहीं वरन कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि यह कैसे पता चलेगा कि किस जाति की क्या आबादी है और उनका रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में क्या है। और तब ये जो प्रिंसिपल है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ये भी तो सिर्फ ये है कि आपने रिप्रेजेंटेशन का लिया फिगर, लेकिन किस जाति की क्या आबादी है ये तो आपको नहीं है। SC ST के अतिरिक्त धर्म क्या है, धर्म की गिनती है, लेकिन जब तक अन्य पिछड़े वर्गों का और उच्च जातियों का पॉपुलेशन ज्ञात नहीं होगा जातिवार, तब तक बहुत मुश्किल है भारत सरकार के लिए भी यह निर्णय लेना कि क्या किया जाए। एक रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके अनुसार दिया गया कि कुल 2636 जो जातियां अन्य पिछड़े वर्ग की है उनको 4 कैटेगरी में अनुशंसा की गई है। कैटेगरी 1 में 1674 जातियों को शामिल करके 2% आरक्षण की अनुशंसा है। जो ये ऐसा समूह है जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कैटेगरी 2 में 534 जातियों के लिए 6%, कैटेगरी 3 में 328 जातियों के लिए 9% और कैटेगरी 4 में 97 जातियों के लिए 10% आरक्षण की अनुशंसा की। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जो सेंसस लंबित है 2021 का, सारे झंझटों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार सभी राजनीतिक दलों से विमर्श करे और इसमें एक कॉलम बढ़ा दे जाति का, जिससे कि अन्य पिछड़े वर्ग और उच्च जातियों की भी जाति की गणना हो जाए, ताकि रोहिणी कमीशन की अनुशंसा को लागू करने में भारत सरकार को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अन्यथा आने वाले दिनों में न केवल अन्य पिछड़े वर्गों की ओर से मांग उठेगी बहुत से जाति समूहों के द्वारा, वरन चूंकि अनुसूचित जाति में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो अमूमन सारी जनता जानती है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति का जो 15% आरक्षण है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उनको मिल रहा है। तो क्या रोहिणी कमीशन की तरह SC के लिए भी सब कैटेगरी बनाने के लिए कोई कमीशन की आवश्यकता है अथवा नहीं? इसी तरह अनुसूचित जनजाति में भी एक जाति 2 जाति ऐसी है जो ज़्यादा शेयर, जो 7.5% रिजर्वेशन है उसका वो ले जा रही हैं। अभी जो EWS आरक्षण लागू हुआ है 2019 में, इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो भी जातियाँ हैं उसमें 1-2 जाति ऐसी अवश्य है जिन्हें अधिक से अधिक शेयर मिल रहा है। इसलिए भारत सरकार को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए कि न केवल अन्य पिछड़े वर्गों के सब कैटेगराइजेशन का सवाल पैदा हो, अन्यथा SC ST और उच्च जातियों का भी जो EWS आरक्षण है इनके लिए भी एक ही बार सोचा जाए, ताकि किसी भी वर्ग में यह भावना नहीं फैले कि सिर्फ अन्य पिछड़े वर्ग में ही उपवर्ग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा है? और भारत सरकार को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्हें बहुत ही ऊपर होकर सोचना है कि हमारा कोई भी निर्णय ऐसा नहीं हो जिसमें कि किसी भी वर्ग में ये फीलिंग हो कि हमारे वर्ग में ही सिर्फ ऐसी बात क्यों, अन्य समूहों में क्यों नहीं। देश के हित में पुनः अनुरोध है कि भारत सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और जो उपयुक्त निर्णय हो यह लेना चाहिए, ताकि चाहे SC हो, ST हो, EBC हो, BC हो, फॉरवर्ड क्लासेस हो, किसी भी वर्ग में कोई ऐसी भावना पैदा नहीं हो जिससे लगे कि सरकार उनके साथ उचित न्याय कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।